हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा। आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग के बारे में। और जो मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग होता है तो इसकी स्थापना कब हुई, ये कार्य क्या करता है, इसके बाद में इसके जो मुख्य आयुक्त तथा अन्य आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, ये आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग को। तो ये जो मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग होता है तो ये उसी तर्ज पर कार्य करता है जिस प्रकार से हमारे भारत में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है, ठीक उसी प्रकार से यह भी कार्य करता है। तो इसका कार्य क्या होगा, तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में तो राज्य सरकार के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अगर ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं या रिश्वत लेते हुए पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई करता है यह आयोग। इसके बाद में जो भी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी हैं उनकी जांच भी यह आयोग करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब देखिए इसमें जो मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग होता है तो मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग का गठन या इसकी स्थापना किस प्रकार से की जाती है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको या पिछले लेक्चर में भी यह बताया था आपको कि हमारे भारत में एक समिति का गठन किया गया था, उसका नाम था संथानम समिति। ठीक है, और जो संथानम समिति थी तो संथानम समिति का गठन कब किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 1952 की बात है, 1962। ठीक है, तो 1962 में 1962 में संथानम समिति का गठन किया गया था। और इस संथानम समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आपको याद रखना होगा इस समिति के अध्यक्ष थे के संथानम। कौन थे इसके अध्यक्ष? के संथानम इसके अध्यक्ष होते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और के संथानम ने 1964 में 1964 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथानम समिति किस लिए गठित हुई थी, तो ये भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए और इसके बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना करने के लिए ये समिति गठित हुई थी। या इसने सिफारिशें क्या की थी, तो इसने जो सिफारिशें की और अपनी सिफारिश में इसने बताया था कि हमारे भारत में केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सतर्कता आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और इसी समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए हमारी केंद्र सरकार ने केंद्र के स्तर पर एक केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की थी। और इसी आधार पर राज्यों में भी एक सतर्कता आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 1964 में 1964 में इस समिति ने सिफारिशें दी और सिफारिश में कहा था कि केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में हम सीवीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म होता है इसका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ऐसे ही राज्यों के स्तर पर भी एक सतर्कता आयोग होना चाहिए जिसे हम स्टेट विजिलेंस कमीशन के नाम से जानते हैं। और जिस राज्य में यह विजिलेंस कमीशन होगा उस राज्य के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग होता है, तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे मध्य प्रदेश विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो इस समिति ने सिफारिश अपने प्रस्तुत की थी 1964 में और हमारी केंद्र सरकार ने इसके सिफारिश को स्वीकार करते हुए ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की। और राज्यों के स्तर पर राज्यों की सरकारों के द्वारा इस सतर्कता आयोग की स्थापना की जाती है। तो ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश में भी एक सतर्कता आयोग की स्थापना की गई जिसका नाम है मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग। ठीक है फ्रेंड। और ये जो संथानम समिति थी, इस संथानम समिति ने 27 प्रकार के भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दी थी सरकार को। तो जो संथानम समिति थी इसने जो सिफारिशें दी थी इसमें बताया था कि हमारे भारत में जो अधिकारी लोग हैं या जो कर्मचारी लोग हैं ये 27 प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं। तो 27 प्रकार के भ्रष्टाचार इन्होंने बताया था। अब इसके बाद देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश में जिस सतर्कता आयोग की हम बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है। इसकी स्थापना के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। और यह अधिसूचना कब जारी की थी, तो आपको ध्यान रखना होगा 6 फरवरी 1964 को। तो 6 फरवरी 1964 को हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि हमारे मध्य प्रदेश में भी एक सतर्कता आयोग की स्थापना की जाएगी जिसका नाम होगा मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग। इसको हम मध्य प्रदेश निगरानी आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो यह आयोग क्या करता है, तो यह आयोग हमारे मध्य प्रदेश में यह हमारी राज्य सरकार के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनके द्वारा यदि कोई भ्रष्टाचार किया जाता है या इनके खिलाफ रिश्वत के मामला कोई सामने आता है या रिश्वत की शिकायत इस आयोग को मिलती है तो इन सभी की जांच यह आयोग करता है। तो 6 फरवरी 1964 को अधिसूचना जारी की जाती है और इसमें स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके बाद फिर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने ही इसकी स्थापना कब की है, तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, स्थापना इसकी 1 मार्च 1964 को की थी।
तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए हमारे मध्य प्रदेश में सतर्कता आयोग या विजिलेंस कमीशन या निगरानी आयोग की स्थापना कब की गई थी हमारे राज्य के स्तर पर, हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये डेट आपको याद रखना होगा। डेट क्या है इसकी? 1 मार्च 1964 को हमारे मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसका स्वरूप किस प्रकार का है फ्रेंड, तो इसका स्वरूप है सांविधिक कह सकते हैं आप इसको, या फिर इसको वैधानिक संस्था भी कह सकते हैं। तो इसको वैधानिक हम क्यों कहते हैं या सांविधिक क्यों कहते हैं? तो सांविधिक या वैधानिक का अर्थ ये होता है कि संसद के द्वारा अधिनियम जब कोई पारित किया जाता है और उस अधिनियम के माध्यम से यदि किसी संगठन की या किसी संस्था की स्थापना की जाती है तो फिर उसे हम वैधानिक या सांविधिक संगठन या संस्था या निकाय के नाम से जानते हैं। आ रहा समझ में? जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में भी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई है तो वह भी हमारी संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम उसके तहत उसकी स्थापना की गई है, और इसलिए हम केंद्रीय सतर्कता आयोग को हम सांविधिक या वैधानिक या विधिक आयोग कहते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में भी जो सतर्कता आयोग है तो यह एक वैधानिक संस्था है, क्योंकि संसद के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि राज्यों के स्तर पर भी एक राज्य सतर्कता आयोग या स्टेट विजिलेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। आ रहा समझ में? इसलिए इसको हम वैधानिक संस्था या इसको हम सांविधिक संस्था के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर ये जो सांविधिक शब्द है, इस सांविधिक शब्द का मतलब संवैधानिक नहीं है। आ रहा समझ में? यहाँ पर जो सांविधिक शब्द है इसका मतलब संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसका कोई वर्ण नहीं है। ठीक है, जहाँ पर अगर सांविधिक ये संवैधानिक शब्द आता है तो याद रखना कुछ शब्दों में अंतर आप हमेशा, जैसे ये संवैधानिक शब्द होता है। ठीक है, तो ये जो संवैधानिक शब्द होता है इसका मतलब होता है कि इसका प्रावधान संविधान में है। तो जिन संस्थाओं का वर्णन, जिन पदों का वर्णन संविधान में होता है तो उसे हम कहते हैं संवैधानिक संस्था। और यहाँ पर हमने शब्द क्या लिखा है? तो यहाँ पर हमने शब्द लिखा है सांविधिक, और ये सांविधिक का मतलब होता है कि संसद के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। मतलब संसद ने जो अधिनियम बनाया था उस अधिनियम के माध्यम से इस आयोग की स्थापना की गई है, इसलिए इसे सांविधिक, वैधानिक या विधिक संस्था हम लोग कहते हैं। ये अंतर होता है संवैधानिक में और सांविधिक में। इसके बाद देखिए अगला आ जाता है कि इस आयोग का उद्देश्य क्या है। तो इस आयोग का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है कि राज्य में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना। आ गया समझ में? जैसे हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग की स्थापना की गई है, तो यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचार पर निगरानी करेगा यह आयोग, और भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है या भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए यह आयोग प्रयास करता है। पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सतर्कता आयोग किस लिए स्थापित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया था। आ गया समझ में? और ये किन अधिकारियों की जांच करेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनकी जांच पड़ताल यह आयोग करता है। ठीक है, उनकी शिकायतों के खिलाफ ये आयोग जांच करेगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो भोपाल में इसका मुख्यालय बना हुआ है। यदि आपको कोई भी जानकारी मिलती है किसी अधिकारी के खिलाफ में कि ये भ्रष्ट अधिकारी है या यह रिश्वत लेता है या रिश्वत लेते हुए कोई अधिकारी पाया जाता है, तो आप इसकी शिकायत कहाँ करेंगे? तो आप इसकी शिकायत करेंगे हमारे मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग के पास में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसके संरचना में कौन कौन होगा। तो इसके संरचना में आपको याद रखना होगा कि इसके संरचना में एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग है इसमें इसकी संरचना किस प्रकार से होगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और 2 इसमें ये अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। आ गया समझ में? तो ये इसकी संरचना होती है और एग्जाम में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में कि हमारे मध्य प्रदेश में जो सतर्कता आयोग होता है इसमें जो मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं और जो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं इनके लिए योग्यता का प्रावधान भी किया गया है। तो इनके लिए योग्यता का प्रावधान किया गया, देखिए इसमें कि जो हमारे मध्य प्रदेश में सतर्कता आयुक्त होते हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, इनके लिए क्या योग्यता है। तो इसके लिए योग्यता यह है कि जो भी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होगा, ठीक है, तो
हमारे मध्य प्रदेश में जो भी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होगा, मतलब कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, तो उसे यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो न्यायाधीश होना चाहिए वह न्यायाधीश सिविल न्यायाधीश प्रथम श्रेणी का होना चाहिए। तो जो प्रथम श्रेणी का जो भी न्यायाधीश होगा उसे मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इन मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेंगे, तो इनकी नियुक्ति के बारे में आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में राज्यपाल के द्वारा इन मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। अब राज्यपाल तो नियुक्त करेंगे, लेकिन खुद राज्यपाल अपनी इच्छा से इन्हें नियुक्त नहीं कर सकते। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते समय किसकी सलाह लेते हैं, किसकी सिफारिश पर इनको नियुक्त करेंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा लोकायुक्त की। ठीक है, तो लोकायुक्त की सिफारिश पर इन मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा अन्य सतर्कता आयुक्त को नियुक्त किया जाएगा। अब यहाँ पर जो लोकायुक्त सब आया है, तो लोकायुक्त का मतलब क्या होता है फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे सेंट्रल लेवल पर लोकपाल होता है, ठीक वैसे ही राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त होता है। अब ये लोकायुक्त क्या करेगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोकायुक्त की टीम ने यहाँ पर छापा मारा, तो ये लोकायुक्त की टीम क्या करती है, तो हमारे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पर जो भी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जैसे कोई रिश्वत लेता है या कोई भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है या कोई भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी होता है, तो उनको रंगे हाथों पकड़ने का काम ये लोकायुक्त की टीम करती है। ठीक है, तो जो लोकायुक्त की टीम होती है ये एक सामान्य व्यक्ति की तरह ये लोग जाते हैं। अगर इनको ये पता हो जाए कि इस ऑफिस में ये अधिकारी भ्रष्ट है या ये अधिकारी रिश्वत लेता है कार्य करने के बदले, तो ये लोकायुक्त की टीम एक सामान्य व्यक्ति की तरह जाती है और जो भी अधिकारी जो भी कर्मचारी पैसा लेकर कार्य करता है या रिश्वत लेकर कार्य करता है, तो उनको रिश्वत देने के बहाने ये लोग उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। ठीक है, और जो भी रंगे हाथ पकड़ाया जाता है तो उस पर फिर आगे चलकर कानूनी कार्रवाई इस पर की जाती है। ठीक है, तो लोकायुक्त की टीम भी क्या करेगी, तो ये भी भ्रष्ट अधिकारियों को रंगे हाथों या रिश्वत लेते हुए या भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ती है टीम भी लोकायुक्त की। तो इसी लोकायुक्त की सिफारिश पर हमारे राज्यपाल मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला जाता है कि अभी हमने यहाँ पर बात की है कि ये तो राज्य के स्तर पर सतर्कता आयोग था, तो जिस प्रकार से केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है, राज्य के स्तर पर राज्य सतर्कता आयोग होता है, ठीक वैसे ही हमारे राज्यों में भी जो संभाग होते हैं, तो संभाग के स्तर पर भी एक संभागीय सतर्कता मंडल होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य के स्तर पर राज्य सतर्कता आयोग और संभाग के स्तर पर, तो संभाग के स्तर पर संभागीय सतर्कता मंडल ये कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला जाता है कि जिस प्रकार से संभाग स्तर पर जिला सतर्कता मंडल होता है, ठीक उसी प्रकार से जिला के स्तर पर जिला सतर्कता समितियां भी होती हैं। तो जिला सतर्कता समिति और जिला स्तर पर जिला सतर्कता अधिकारी भी कार्य करता है। ठीक है, अब जो जिला सतर्कता समितियां होती हैं तो इसमें कौन होगा, तो देखिए इसमें यहाँ पर अपन देखेंगे कि राज्य शासन के द्वारा, मतलब राज्य सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन कर जिला के स्तर पर भी जिला सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इस संशोधन के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश में जिला सतर्कता समितियों का गठन किया जाता है और जिला स्तर पर ये जिला सतर्कता अधिकारी यहाँ पर काम करते हैं और ये भी जिले के स्तर पर जो भी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी होते हैं राज्य सरकार के, उन्हें पकड़ने का कार्य ये लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जिला स्तर पर जिला सतर्कता समितियों की स्थापना की गई है, तो बताइए ये किस अधिनियम में संशोधन किया गया था, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम था, तो उस लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किया गया और जिला के स्तर पर जिला सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए कि जो जिला स्तर होता है, तो जिला स्तर पर कौन होता है, तो जिला स्तर पर जिला सतर्कता अधिकारी होता है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, अब जिला स्तर पर जो जिला सतर्कता अधिकारी होता है तो यह क्या काम करेगा, तो यह अपने जिला स्तर पर ये जितने भ्रष्ट अधिकारी तथा कर्मचारी होते हैं इनको रंगे हाथ पकड़ने का काम यह करता है। जैसे कोई रिश्वत लेता है, कोई भ्रष्टाचार करता है या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तो इस प्रकार से यह जांच भी करेगा जिला स्तर का जिला सतर्कता अधिकारी। ये ध्यान रखना है फ्रेंड आपको। अब इसके बाद में
अगला देखिए इसमें कि जिस हम हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग की बात कर रहे हैं, तो यह मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग कार्य क्या क्या करता है। तो इस आयोग का सबसे पहला कार्य तो ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इनको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसका है कि भ्रष्टाचार को कम करना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। जो भी करप्शन होगा उस करप्शन को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके लिए यह आयोग काम करता है और हमारी राज्य सरकार को समय समय पर भी सिफारिश करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसका कि पहला काम क्या होगा। तो इसका पहला कार्य यह है राज्य सतर्कता आयोग का या मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग का कि यह मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग विभिन्न जांच एजेंसियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करता है। यह आयोग हमारे मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार होते हैं, इन भ्रष्टाचार की जांच करता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर इन्हें शिकायत करता है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने अगर किसी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए देखा या हमसे उसने रिश्वत ली है, तो हम उस अधिकारी के खिलाफ में इस आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं। और हम जब इसकी शिकायत करेंगे तो उस शिकायत की यह जांच करता है कि मध्य प्रदेश का सतर्कता आयोग। अब मध्य प्रदेश का सतर्कता आयोग अकेले ही इसकी जांच नहीं करता है, इसके साथ जांच एजेंसियां होती है। तो जांच एजेंसियों के साथ मिलकर यह सतर्कता आयोग कार्य करता है या उस शिकायत की जांच करता है या ऐसे मामलों की जांच पड़ताल करता है। आ गया समझ में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि भ्रष्टाचार संबंधित मामलों के निपटारे में आयोग प्रमुख भूमिका निभाता है। तो जितने भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, इन भ्रष्टाचार को निपटाने में, इन भ्रष्टाचार के मामलों को निपटारे में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो भी भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, सारे मामलों की सुनवाई इसी आयोग के पास होती है और जो भी भ्रष्ट अधिकारी होता है या कर्मचारी होता है उस पर यह कार्रवाई करता है। आ गया समझ में। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, इन सभी के खिलाफ में एक्शन लेता है, इन सभी के खिलाफ जांच करता है। इनके खिलाफ अगर कोई शिकायत दर्ज होती है तो उसकी भी जांच ये करवाता है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि राज्य सरकार के कर्मचारी एवं राज्य सिविल सेवा के जो अधिकारी होते हैं, अगर ये भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं या रिश्वत लेते हुए पाए जाते हैं या फिर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं या सरकार की तरफ से इन्हें जो रहने के लिए, निवास के लिए जो मकान अलॉट किया गया था, उस मकान को इन्होंने किराए पर दे दिया और ये कहीं और रह रहे हैं, तो अगर ऐसा मामला भी अगर कोई सामने आता है तो ऐसे मामलों की भी जांच यह आयोग करता है। इसके अलावा जैसे इन अधिकारियों को कहीं किसी कार्य के लिए भेजा और इन अधिकारियों का जो खर्चा आया था, मान लीजिए कि 10,000 आया खर्चा और ये 10,000 के बदले 20,000 बताते हैं, तो अगर ऐसा ये कार्य करते हैं, अगर ये ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं तो इसके जांच भी यह आयोग करता है। ठीक है, तो इसमें राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और राज्य सिविल सेवा के जितने भी अधिकारी हैं, इन सभी के खिलाफ यह कार्रवाई करता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि राज्य सरकार के प्राधिकरणों के अधिकारी की जांच करना। तो राज्य सरकार के नियंत्रण में, राज्य सरकार के अंडर में जो भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जो प्राधिकरण होते हैं, तो ऐसे अधिकारियों की भी जांच करता है जो भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं। आ रहा समझ में। तो राज्य सरकार के ट्रिब्यूनल होते हैं, राज्य सरकार के कुछ अधिकरण होते हैं, इन अधिकरणों में भी अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, रिश्वत लेता है कार्य करने के बदले, तो ऐसे अधिकारियों की भी जांच यह आयोग करता है, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में अगला कार्य इसका क्या है, तो अगला कार्य है कि लोकहित उद्घाटन तथा भ्रष्टाचार के अंतर्गत जो प्राप्त शिकायत इसकी होती है उसकी भी जाँच ये आयोग करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए लोकहित का उद्घाटन, मान लीजिए कि कोई सरकारी कार्य है या सरकारी कोई बड़ी भारी बिल्डिंग है या जनता के कल्याण के लिए कोई दूसरे कार्य का उद्घाटन या कोई बिल्डिंग या अन्य जो भी उद्घाटन किया हो जो जनता के हित के लिए हो, अगर ऐसे किसी भी बिल्डिंग का या ऐसे किसी भवन का या और ऐसे किसी कार्य का उद्घाटन यदि हुआ है और उसमें अगर भ्रष्टाचार हुआ और इसकी शिकायत इस आयोग तक पहुंचती है, तो आयोग इन शिकायतों की जांच करेगा और इसके बाद में फिर जो भी दोषी होगा, ठीक है, जो भी दोषी होगा अधिकारी या जिस पर आरोप लगा है, तो उस आरोप की जांच करेगा उन अधिकारियों पर जिसके खिलाफ में शिकायत इसे प्राप्त हुई है। और जो भी दोषी पाए जाते हैं, जिन पर आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों के खिलाफ में यह कार्रवाई भी करता है। इतना अधिकार इस आयोग को होता है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए हमारे मध्य प्रदेश में सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा।
फिर इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि इसको स्थापित करने के लिए अधिसूचना कब जारी की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग होता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना होगा भोपाल में। फिर इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में राज्य सरकार में जो भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं, तो अगर इनकी शिकायत किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है तो बताइए इसकी जांच कौन करेगा, तो इसकी जांच हमारा मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग करता है। और अगर सिंपल सी भाषा में अगर पूछें कि आज सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग होता है इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य एक ही है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना और भ्रष्टाचार संबंधित जो भी शिकायतें इस आयोग को मिलती है उसकी जांच करना, ठीक है, और जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी होता है उस पर कार्रवाई करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। इसके बाद में इसके संरचना आपको ध्यान रखना होगा कि इसके संरचना में कौन कौन है, ठीक है, तो मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्त। फिर आपको ध्यान रखना होगा कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर जल्दी ही प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS अकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।